नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको पहचान विरासत में मिली, लेकिन वो खुद की पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं दुष्यंत शर्मा और मालविका मुदगल। दोनों ही जगन परिवार से बिलोंग करते हैं। इनको विरासत में एक पहचान मिली, लेकिन इन दोनों ने अपनी पहचान को खुद एक अलग बनाने की कोशिश में ये संघर्ष कर रहे हैं और धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके और लोगों के बीच एक जगन फाउंडेशन करके इनका एक एनजीओ है और राजनीतिक तौर पर भी ये सक्रिय देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मालविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्ते। और दुष्यंत जी, आपका भी हमारे इस खास इंटरव्यू में आपका हार्दिक स्वागत। आपको बेशक शुक्रिया भाई। तो सबसे पहला सवाल मालविका जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल परिवार आपका रहा है, 60 वर्षों से लगातार राजनीतिक आपका परिवार रहा है। तो लोगों में ये जानने की इच्छाएं होती हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी आपकी वो कहाँ से हुई? जी, शिक्षा के माध्यम से हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमें नैनीताल भेजा था एक बोर्डिंग स्कूल में। मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट नैनीताल में थी, गर्ल्स स्कूल था। उसके बाद 12वीं के बाद मैं कॉलेज करने के लिए क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर गई हुई थी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। मैंने अपना MBA किया नारसी मुंजी कॉलेज से और उसके बाद फिर मैंने काम करना भी दिल्ली में ही शुरू कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? सर मेरा तो पहले तो इमैनुअल स्कूल में स्टार्टिंग हुई थी, 1 साल के इमैनुअल में था। फिर मैं हल्द्वानी में लोकल स्कूल में 2 साल था। फिर क्लास स्टैंडर्ड 4 से मैं नैनीताल में था, तो नैनीताल सेंट जोसेफ कॉलेज। उसके बाद मैं जयपुर गया 1.5 साल के लिए, वहाँ 11th-12th मैंने वहीं से की। और फिर उसके बाद कॉलेज मेरा दिल्ली में रहा, जिम्स कॉलेज वसंत कुंज, जहाँ मैंने अपना BBA किया। एंड BBA के बाद मैंने सर AIFF में D लाइसेंस किया, एक फुटबॉल लाइसेंस के बाद फिर मैंने अपना नारसी मुंजी से ही MBA का अपना मार्केटिंग में करा था, सो पोस्ट ग्रेजुएशन। जिस तरीके से आपके जो परिवार का बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक तौर पर, आप किस तरीके से देखती हैं आने वाले भविष्य को? थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आने वाले भविष्य को मतलब किस तरीके से? राजनीतिक तौर पर आप धौलपुर में किस तरीके से अपने आप को देखती हैं? आप स्वयं मेरी बात कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड सेट कर देती हूँ आपके लिए कि जब मैं दिल्ली में भी काम कर रही थी, जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी, तो मेरा थोड़ा बहुत पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड रहा है। और मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की। मेरी रुचि हमेशा रही है। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भाई जब सरकार चुन के आ जाती है तो उसके बाद क्या रेगुलेशंस बनते हैं, क्या लॉज बनते हैं। उस समय क्योंकि मैं सेंटर में थी, मैं सेंट्रल सरकार को ज़्यादा फोकस करती थी, तो मेरी पिताजी से बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी कि अगर राजनीति करते हैं लोग तो क्यों करते हैं। तो मेरे फादर का कहना था कि पॉलिटिक्स इज़ अ टूल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समाज का सुधार करने का एक ज़रिया है ये। और पिताजी के मैं बहुत करीब थी, तो मुझसे ये भी कहते थे, कई बार हमारी बात होती थी, शायद दुष्यंत को याद होगा, कि बेटा अखबार में सबसे पहला पन्ना कौन सा पढ़ना चाहिए अगर आपको जागरूक होना है। तो हम दोनों का मानना था एडिटोरियल पेज, हेडलाइंस हम फिर भी बाद में देख सकते हैं, एडिटोरियल पेज। तो जब मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ, अब मुझे 3 साल हो गए हैं, मेरे नज़रिए से जो भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, विकास सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रहेगा। हाँ, चुनाव आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया हमारा कि हाँ, भले ही हम एक परिवार से हैं, भले ही पेडिग्री है, लेकिन अपनी पहचान, अपना अस्तित्व हमेशा बनाने की हमारे में चाह रही है। पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नंबर से रहे हैं, काम भी जहाँ किया बहुत बिल्कुल दिल लगा के किया। आज यहाँ पे भी आ रहे हैं तो मेरे को वही समझ में आता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है वो पॉलिटिक्स है। दुष्यंत जी, आपका क्या आने वाले भविष्य को लेकर के राजनीतिक तौर पर हम देखें धौलपुर की राजनीति को, क्या आप सोचते हैं? सर मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है सब हार जीत। देखिए मेहनत हमने किया राजा खेड़ा में, हार जीत हमारे हाथ में नहीं थी। मेहनत करते हैं, लोकतंत्र में 2 पार्टी लड़ती हैं। और ये कहना चाहता हूँ सब, फ्यूचर जो डिसाइड करता है, जो आगे का भविष्य, वो जनता ही डिसाइड करेगी सर। आपके दादाजी ने, परदादा जी ने, आपके पिताजी ने धौलपुर की सेवा की है। जो आज अपन देखते हैं धौलपुर की जो भी विकास है उसकी जो नींव थी वास्तविकता में उन्होंने रखी कि 60 वर्ष का लंबा राजनीतिक कैरियर आपके परिवार का रहा है। इस नजरिए से अपन आप वर्तमान में देखें तो कहीं ना कहीं जो जगन परिवार का जो
अस्तित्व था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है। वो चाहे आपके पिताजी के जाने के बाद या फिर और कुछ परिस्थितियां रही हों, लेकिन आप उसको किस तरीके से उस अस्तित्व को और बेहतर और जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या करेंगे आप? सर पूरा संघर्ष करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे, ताकि हम पे वो एक ट्रस्ट करे, है ना, एक रिलेशन बनाए। देखिए आप लोगों से जब मिलते हो, हमने जब अपना प्रचार किया था जनसंपर्क, हमने गर्मी में किया था, आई थिंक मार्च एंड में, हम अप्रैल में ही हमने 15 कर दिया था। आई थिंक हम 6 महीने तक बहुत एक्टिव रहते। कुछ परिस्थितियां हो गई थी, फिर जब हमारा प्रचार रुक गया था, ऐसा नहीं हम सिर्फ राजाखेड़ा से चुनाव की तैयारी चल रही थी, सबको पता था, पर हम धौलपुर भी गए, सेपू भी गए। आज हम चुनाव हारने के बाद हम बाड़ी जा रहे हैं, बसीड़ी जा रहे हैं। मैं तो बस ये चीज कह रहा हूँ, देखिए सब जरूरी नहीं आप लोगों से मिलने जा रहे हो, आप उनका काम कर रहे हो तो वो आपको इन रिटर्न वोट दे। हम कभी डिमांड नहीं कर सकते आप हमें एक्सेप्ट करो। हम काम कर रहे हैं, हम अपनी संस्था चला रहे हैं, और अभी चुनाव में देखिए 3.5 साल है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जब भी चुनाव आएगा, तो उसमें फिर भी जनता, मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा कि साहब आगे क्या होने वाला है। जनता डिसाइड करेगी साहब उनको कैसा विधायक चाहिए, क्या सांसद चाहिए, कौन उनका सरपंच भी जनता डिसाइड करती है। आप गांव में जाओ, बहुत महिलाओं को आप बोलते हो साहब मोदी जी, राहुल गांधी जी, वो कहते हैं हमें नहीं पता मोदी राहुल गांधी जी, हमें तो सरपंच पता है या हमारा विधायक पता है लोकल। तो वो ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत जरूरी है साहब, और समस्याएं क्या होती हैं। बाकी मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक चुनाव से पहले और आगे भी यही कहना चाहता हूँ, जनता डिसाइड करेगी साहब, और हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते कि हम ही वोट डालो। जनता डिसाइड करेगी, लोकतंत्र, सबका अपना अपना डिसीजन होता है, तो वही लोग डिसाइड करेंगे सर, यही मैं। आपकी जो एनजीओ जगन फाउंडेशन के नाम से आप जिसको संचालित करते हैं, उसमें क्या क्या लोगों के लिए क्या चीजें हैं जो आप? जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जब हमारे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी थी 3 अगस्त की, तो हमने ये सोचा था कि हम उसी को एक तरीके से यादगार समय बनाने के लिए हमने जुलाई के आखिर में हमने इस संस्था को चालू किया था। और हम गए थे यहाँ लोहारी गांव, लोहारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। अभी भी याद है मुझे, वहाँ हमने बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध एक लेडी थी, गीता सोलंकी जी, जो खुद भी गुजरात के एक बहुत छोटे ज़िले से हैं, और वो बच्चियों के मासिक धर्म कार्यक्रम के बारे में काउंसलिंग भी करती हैं, और उनके लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड्स का भी काम करती हैं, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। और उसको वो लिंक करती थी कि आज अगर कोई पंचायत है जिसमें स्कूल मान लीजिए 8वीं क्लास तक है, और फिर बड़ी गांव में बच्ची को चल के जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर, क्योंकि उसे अपने सीनियर स्कूल्स की पढ़ाई करनी है। तो कई बार किशोरी अवस्था में आते आते बच्चियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं, कई उसके कारण होते हैं। तो हमने जो ये अभियान चलाया था वो कहा था कि हम एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जो मासिक धर्म है उसकी वजह से हम स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होते देखना चाहते। तो हमने स्कूल से शुरुआत किया, धीरे धीरे बड़े हम कॉलेज की तरफ गए। उसके बाद हमने देखा कि सरकार ऑलरेडी, हमारी जो सरकार है 2021 में शायद, जब गहलोत साहब की जब सरकार होगी तब उन लोगों ने प्रोजेक्ट उड़ान नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया था, जिसके कि स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी के थ्रू उड़ान के पैड्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम धीरे धीरे हमने कहा कि गैप यहाँ नहीं है कि प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, गैप ये है कि महिलाओं को जागरूकता नहीं है ना। एक स्टीरियोटाइप होता है, वो झिझक होती है, कुछ दिक्कत होती है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो उसको बढ़ाते बढ़ाते आज मैं ये मानती हूँ कि हमने अपनी कार्यशैली को बढ़ाया धौलपुर, भरतपुर, जयपुर में। तकरीबन शायद 40 से ज़्यादा गांव कर लिए होंगे, 4000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ हम काम कर चुके होंगे, किशोरी अवस्था से लेकर पूरा, जब जब तक महिलाएं मेनोपॉज तक नहीं आती, हमने सब जगह जाके काम किया है। शायद 4-4.5 हज़ार महिलाओं पे हमने काम किया है। उसके अलावा हाल ही में हमने ये देखा कि महिलाएं बचत तो बहुत अच्छी कर लेती हैं। आपको भी पता होगा, घर में कोई महिला है, बचत करने में महिला से ज़्यादा अच्छा शायद ही कोई होगा, लेकिन महिला को पैसे की बढ़त के साधन नहीं पता होते हैं। तो अभी हमने एक वित्तीय साक्षरता प्रोजेक्ट लक्ष्मी के नाम से चलाया था, और हमने पोस्ट ऑफिस के साथ टाई अप किया था, और जिसमें कि हमने महिलाओं को, तकरीबन 8,500 महिलाओं को एक महीने के अंदर धौलपुर जिले में जगह जगह जाके जागरूक किया था कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है, और पैसे को कैसे आपको सिर्फ जीरे के डिब्बे में या दाल के डिब्बे में नहीं रखना है, उसे खाते में रखना है, या बीमा कैसे करानी है, या एफडी कैसे करानी है, ताकि बढ़त मिले। तो महिलाओं के लिए तो हम ये 2 कार्यक्रम करते हैं। फिर एक हमारा दूसरा पहलू आता है जो है एजुकेशन और स्किलिंग से संबंधित। हमने एक बहुत बड़ी संस्था है वाधवानी फाउंडेशन, उनके साथ पार्टनरशिप किया,
और हमने बाड़ी के पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल सर एम के सिंह सर के नेतृत्व में वहाँ पे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि आप समझते होंगे कि आजकल बहुत बच्चे हैं जो पढ़ लिख जाते हैं लेकिन वो इंटरव्यू के लिए स्किल रेडी नहीं होते हैं। ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम एक स्किल रेडी कोर्स करवाते हैं। कुछ स्कूल्स में जाके अगर पानी साफ नहीं होता है तो हम वॉश के अंतर्गत वाटर कूलर फिल्टर्स देते हैं। तो ये एजुकेशन और स्किलिंग के अंडर आ गया। और नंबर 3 एक बहुत नई पहल थी जो हमने शुरू की, और इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे एसपी साहब को भी, और हमारी सुपरिटेंडेंट, जेल की जो सुपरिटेंडेंट है खुद एक महिला, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रोग्रेसिव, सुमन मीना जी। हम लोग जेल के अंदर जाके भी लीगल लिटरेसी और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ये कार्यक्रम करते हैं वर्कशॉप के तरीके से। अभी हमने एक पायलट महिला दिवस के तकरीबन शायद 8 मार्च के अराउंड हमने वहाँ पे ये कार्यक्रम किया था। और हम स्वयं जाते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं अगला कदम, कि अगर कोई जेल में भी है, कोई कैदी भी है, तो अगर वो वहाँ से छूट कर बाहर आता है, अपनी पूरी सज़ा काट कर आता है, तो उसका सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन का अगला कदम क्या रहेगा। और देखिए आप इसको इस संदर्भ में समझिए कि जो हमारा ये जो चंबल क्षेत्र है, जो धौलपुर क्षेत्र है, ये आगरा से 60 किलोमीटर दूरी पे है। आगरा क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पर्यटक सिटी है ना? वहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आते हैं। कौन कहेगा कि आगरा और धौलपुर में बस 60 किलोमीटर का ही फासला है? दिल्ली से भी हम तकरीबन सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी हैं, या 300 किलोमीटर दूरी। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी जो ये इतिहास रहा है कि हाई क्राइम रेट रहा है, इन सबको हटाना है। दूसरी चीज़ जो हम जिस पे काम करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम ऐसे ही जाके कार्यक्रम नहीं करते, उसके पीछे एक सोच होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। थोड़े आंकड़े दे देती हूँ, शायद उन संदर्भ में आप समझ पाएँ। पूरे राजस्थान में अगर आप युवा श्रेणी को देखें, तो पूरे राजस्थान में 52% होती है। युवा श्रेणी कहते हैं 18 से 40 के बीच की जो श्रेणी है। धौलपुर ज़िले में ये हमारी बहुत ज़्यादा एक हाईएस्ट परसेंटेज है, 58%। तकरीबन 60% धौलपुर में युवा वर्ग है। ये क्या, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये युवा वर्ग ही जो है तो है, जो कंधे पे उठा के लेके जाएगा, धौलपुर को आगे लेके जाएगा। लेकिन कैसे लेके जाएगा? जब उनको स्किलिंग मिलेगी, जब उनको काम मिलेगा, जब उनको रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए हमारे कार्यक्रम इस 10, 20, 30 साल की आगे की को सोच के बनाए गए हैं। महिला संबंधित हमने कार्यक्रम क्यों किए? क्योंकि राजस्थान में अगर आप सेक्स रेशियो भी एक देखिए। मिनट में रोकना चाहूंगा आपको यहाँ कि आप कह रहे हैं कि एक कौशल दिया जाए युवाओं को जिससे रोजगार मिले, जी, महिलाओं पर काम किया जाए जिससे उनको जागरूक हों, जैसे हाँ, समाज सिंह सर। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपका जो परिवार है उसने बहुत लंबी राजनीति की है, जी। क्या उस राजनीतिक दौर में उन्होंने ये चीजें नहीं, इन पर ध्यान दिया धौलपुर के लिए? सब क्यों नहीं ध्यान दिया? आप देखिए, रिको आया था। रिको किस तरीके से आया था, किस माध्यम से आया था? कि जो पैसा है वो जब जेब में होगा तभी तो कोई खर्च किया जाएगा भाई। जब आप किसी आदमी को सक्षम बना रहे हो, रोजगार दे रहे हो, तभी तो वो काम कर पाएगा। ठीक है, एक पूरी एक इंडस्ट्री वहाँ पे सेटल करी गई थी ताकि लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने काम किया था। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि हमारी क्या थर्ड या फोर्थ जनरेशन है, हमारे सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। हमें लगता है जो पुराना काम हो चुका है वो तो है, अब उसको, एक चीज़ होती है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, धीरे धीरे बढ़ती है। एक चीज़ होती है डिसरप्टिव ग्रोथ, कि अभी तक जो काम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, अब हम इसको 10 टाइम्स स्पीड में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम नए विचारधारा से नए आइडियाज़ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पूर्वजों को, अपने दादा या अपने पिता के काम पे हम कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। देखिए, खून उनका है, जीन्स उनके हैं, आशीर्वाद उनका है, विरासत उनकी नहीं, है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने काम किया है, धौलपुर को एक नींव लगाने का काम जी, उन्होंने किया है। जी, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रही हैं तो उसका ये है कि अभी भी फिलहाल अपन देखें तो रोजगार की कमी है। युवा यहाँ से कोई बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद जाने के लिए तैयार है, पलायन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं धौलपुर में रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग बाहर जा रहे हैं, ये सच्चाई है। जी, अब उसमें किसकी कमी है, वर्तमान सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा है वो रोजगार से अछूता रह गया है धौलपुर का। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे भर भर के रोज़गार है। मैं तो खुद ये मानती हूँ कि धौलपुर जो है वो नीति आयोग का एक आकांक्षी जिला माना गया है। मतलब बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। राजस्थान के 5 सबसे पिछड़े जिलों में आता है। बाकी अगर आप जिले देखें तो बाड़मेर साइड और जैसलमेर साइड आते हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें बिल्कुल पूर्वी साइड, तो धौलपुर और करौली बहुत पिछड़े हुए माने जाते हैं। और धौलपुर तो मध्य प्रदेश और यूपी से लगा हुआ है, तो 2 स्टेट्स का बिल्कुल एक ट्रांजिट का भी वहाँ पे मोड है।
मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहती। मैं राजनीति में इसलिए नहीं घुसना चाहती क्योंकि पास्ट को देखते रहेंगे तो भविष्य में कैसे जाएंगे। पर मैं डेटा इसीलिए कलेक्ट करती हूँ कि हाँ भाई, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे काम करने की एक जगह है, गैप एरिया है, हमें यहाँ काम करना चाहिए। देखिए मलबिका जी, आपको राजनीति की बात तो अब नहीं तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के ऊपर जो जिम्मेदारी है आपके जी परिवार की, उस जी विरासत को आगे बढ़ाने की जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी मम्मी अभी सक्रिय हैं राजनीति में, जी लेकिन वो भी अब यहाँ से आगे उम्र दराज होंगी, तो आपके दोनों के ऊपर जो जिम्मेदारी है जगन परिवार को उस लेवल पर बनाए रखने की, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको अगर राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है, स्पष्ट शब्दों में आप बताइए। सब मैं उसी चीज पे बोरो करूंगी जो मेरे भाई ने कहा। नंबर एक, कि ये सबसे पहले तो ये एक दायित्व होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब आज अगर मैं बाहर खड़ी हो जाऊं और मैं कहूं कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे चुनाव लड़ना है, जनता हमें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इस नजरिए से नहीं आते। एक लोकतांत्रिक अगर देश है ना, तो उसमें ये भी देखना होगा कि लीडर किसको चुना जाता है, वो भी एक लोकतांत्रिक तरीका ही होगा। तो हमारी अप्रोच बहुत सिंपल है कि भाई चुनाव लड़ा गया, हमने कैंपेन किया, हमने घर घर गए। देखिए, बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मेरे भाई और हमारी पूरी टीम 30 पंचायतों में चली, तो शायद इकलौती मैं एक महिला थी और शायद अन्य मेरे साथ कुछ लड़कियां थी जो चली। मैं कदम से कदम मिला के चली। और मैं वहां पे गांव में बीहड़ में, जब आप जानते होंगे घूंघट में महिलाएं होती थी, तो मैं उनकी रसोई तक जाती थी जहां तक कोई नहीं पहुंचा था, और मैं उनसे बात करती थी। क्यों नहीं, राजनीति में तो हम काम कर रहे हैं, हमारा ये दायित्व है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव अब बहुत समय दूर है। अब बीच में अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, अभी तो हम गायब हो जाते हैं और चुनाव के 6 महीने पहले हम आ जाएंगे और टिकट की दावेदारी करेंगे, तो जनता भी समझ जाएगी कि ये भरोसेमंद लोग नहीं है। मैंने आपको क्या लाइन बोली, इट इज अ टूल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे करने का तरीका है कि हम नए आइडियाज लेके आएंगे, हम विकास करेंगे। ये फाउंडेशन हो, हमने सिर्फ धौलपुर में नहीं चलाई है, हमने इसको अन्य जिलों में भी चलाया है। मेरा ध्येय है कि हम इसे 10 जिलों तक लेके जाएं और 10 जिलों में ले जाके सबको अपनी कार्यशैली दिखा दें कि देखिए, हमारा आवर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। हम विकास को ही राजनीति मानते हैं। अब बताइए, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हम स्वीकार हैं आपको तो ठीक है, स्वीकार नहीं है तो घर बैठ जाएंगे। जिसका आप समर्थन करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे नहीं, सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जनता के बीच जाकर के अपनी, मैंने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा है कि आप लोगों के बीच जाकर के अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि आप उस विरासत के नाम पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि खुद अपनी पहचान बने, लोगों के बीच आपके दिलों में, आप लोगों के दिलों में जगह बने, इस तरीके से आप जा रहे हैं। तो दुष्यंत जी, एक सवाल है कि अभी हाल ही में होली मिलन समारोह हुआ है धौलपुर में ब्राह्मण समाज का, और आप एक ब्राह्मण भी हो, क्योंकि राजनीति पॉलिटिकल अलग चीज होती है, लेकिन आप जिस बिरादरी से ब्राह्मण हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों और आपकी शायद मम्मी उस उस सम्मेलन में, उस होली मिलन समारोह में थोड़ी सी दूरी दिखी। सर इसमें मैं बड़ा कहना चाहता हूँ, आपको पता होगा मेरी एक बुआ जी थी बॉम्बे में, उनके देहांत को अभी 8 महीने हुए होंगे। मेरे दादाजी का देहांत अभी 5.5 महीने हुआ होगा। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दादी उस समय जयपुर भी गई थी अपने दिखाने के लिए डॉक्टर को, तो उनकी अभी तबीयत सही नहीं थी, वापस आई हैं। तो मेरा जो मानना है कि घर में जब देहांत होता है, कोई भी ख़त्म होता है, तो हम होली दिवाली नहीं बनाते और इसलिए नहीं गए। बाकी सब अपना डिसीजन है, कौन क्या करना चाहता है उस पर मैं चर्चा नहीं बात यह है कि जिसको चेहरा बना करके वो होली मिलन करना। मैं समारोह आपसे हुआ फिर था, से कह रहा हूँ, अगर होली सम्मेलन भी होता हम जाते, हम किसी पॉलिटिकल इवेंट में नहीं जाएंगे। तो वो समाज का था, पॉलिटिकली कहाँ था। आप लोगों से पूछिए, अगर भाषण वाषण जो भी हुए हैं, नाच गाना जो हुए हैं, हम ईद में भी गए। ईद एक फेस्टिवल था, हम गए वहाँ लोगों से मिले। मेरे फादर हर साल जाते थे, राजकुमार चाचा खत्म हुए, होली पे बैठे, दिवाली पे लोगों से मिलते थे, रंग नहीं लगाए, पटाखे नहीं उड़ाए। पर होली में, ये सारे त्योहारों में मिलना जुलना होता है। लेकिन त्योहारों में मतलब मैं आपसे, अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है और कोई भी मतलब भाषण हो रहे हैं, और सिंपल कह रहा हूँ सर, त्योहारों में चले जाएंगे, पॉलिटिकल इवेंट में नहीं जाते। बाकी सबके अपने अपने निर्णय, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, जिस तरीके से आप उस दूरियां बनाई आपने। जी, मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ अपने भाई के साथ। उन्होंने चर्चा करी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, हमने भी अपना पक्ष रखा था। हमने कहा था कि भाई, राजनीतिक इवेंट पे जाने की अभी क्या ज़रूरत है। दादाजी की गमी हुई है तकरीबन 1 साल, तो हमें रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया।
पूरी इज्जत अपने परिवार को। और ऐसा नहीं है कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम था, और हमें लगा कि शायद इसमें थोड़ा एक राजनीतिक एंगल था, इसीलिए हमने नहीं जाना पसंद किया। सभापति रितेश शर्मा भी तो आपके परिवार से आते हैं। जी साहब, बिल्कुल, वो तो हैं, हमारे चाचा जी तो है, वो उन्होंने तो तो आयोजित किया था हाँ, तो वो कार्यक्रम चेहरा थे। उसका। हाँ जी, वो चेहरा थे साहब। आप सवाल पे आइए, मैं सवाल का जवाब वो दूंगी। चेहरा थे तो वो भी तो आपके परिवार से हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं देखा है कि अभी दादाजी की डेथ हुई है, ये सारी चीजें। साहब, उन्होंने, उनका नज़रिया क्या था उस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, है ना। दूसरी बात, उनकी क्या नज़रिया है, ये उनका नज़रिया है, हमसे बड़े हैं, हम सम्मान रखते हैं उनका। हमने सिर्फ ये कहा था, दूरी बनाई थी कि अगर ये एक राजनैतिक इवेंट होगा तो हमें जाना सही नहीं लगा। हमें लगा कि शायद हमारे दादाजी की जो यादें हैं उनको डिसरिस्पेक्ट होगी, इतनी जल्दी 5 महीने बाद जाना हमें सही नहीं लगा। और आप धौलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस जरिए। सर यही देना चाहते हैं, हम संस्था चला रहे हैं तो उन्होंने बहुत बातें रखी, उसमें बस एक चीज़ और बताना भूल गया था, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ हम ये भी चाह रहे फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी लें। आजकल लोग क्या मोबाइल पे लेके बैठ गए हैं तो सर्वाइकल होता है, बहुत बीमारियां बढ़ती हैं। मैं जब स्कूल और कॉलेजेस में था, मैं फुटबॉल में नेशनल लेवल खेला हूँ, मैं टेनिस में डिस्ट्रिक्ट रहा हूँ, मैं हॉकी, ऐसा कोई खेल नहीं होगा जो मैंने ज़िंदगी में नहीं खेला होगा। एथलेटिक्स हो, हॉकी, मतलब सारे खेल खेले हैं। तो हमारा योगा भी एक कार्यक्रम चल रहा है जेल में, हर हफ्ते एक क्लास होती है जिसमें आई थिंक 70 to 80 लोग आ रहे हैं, और आगे भी हम कुछ खेल में करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ सर, पढ़ाई लिखाई करें, अपने पैरों पे खड़े हों, और जैसे बात रोजगार के लिए आती है, रोजगार तभी तो मिलेगा जब आप जागरूक होते हो। सर एक होता है पेपर में क्लियर कर देना, एक होता है इंटरव्यू भी क्लियर करना। आपको पता है यूपीएससी में करते हैं बहुत लोग, पेपर क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो यही चाहते हैं सब अपने पैरों पे लोग खड़े हों ज्यादा से ज्यादा। हम रास्ता दिखा सकते हैं, पर देखो सब मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना। तो यही चाहते हैं, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मैं आपको भविष्य का विधायक कह सकता हूँ। जनता बताइए साहब, फिर से कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, जनता डिसाइड करती है टिकट किसको मिल रही है, किसको वोट डालना है। आप आए दिन देखते होंगे पूरे देश भर में भी लोग निर्दलीय भी चुनाव निकाल लेते हैं साहब, निकालते हैं ना निर्दलीय, क्यों निकालते हैं? विश्वास बहुत बड़ी चीज है साहब। जिस जिस पे जनता का विश्वास होता है वो विधायक होता है, और मैं से ही बात कर रहा हूँ, जिसका व्यवहार होता है अपना जनता से, और जिसका जनसंपर्क लोगों से जुड़ा रहता है 5 साल, और जो संघर्ष करता है, लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है, वो विधायक होता है। बाकी जनता, अभी तो 3.5 साल है। देखिए साहब, पिछली बार चुनाव लड़े, मेहनत करी हमने, हार जीत जनता ने डिसाइड किया, हार स्वीकार थी। खुल के कह रहा हूँ, हार स्वीकार है। हमने अपने मुद्दे उठाए, हमने पॉलिसीज पे सवाल उठाए, उनका अलग तरीका था अपना लड़ने का। अब अभी 3.5 साल हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अभी संस्था ही चला रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ सर, संस्था और राजनीतिक उसमें हम जब चुनाव लड़ते थे, हम हर जगह क्या बोलते थे साहब, हारे या जीते आप लोग के बीच में रहेंगे, काम करके दिखाएंगे। तो हमने जो 1 साल पूरा दिल्ली में गए, हमने अपनी मीटिंग्स की, जयपुर, हर जगह आप देख रहे हैं, हर दिन हमारा जयपुर में भी कार्यक्रम चल रहा है, भरतपुर में भी चल रहा है, हमारे दिल्ली में भी टाइम से सारी कंपनीज आ रही है बाहर बाहर से। तो हमने काम करके दिखाया ना, हार जीत। देखिए जरूरी नहीं है साहब आप चुनाव जीते तभी होना चाहिए, हार के भी आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हम राजाखेड़ा से तैयारी करते हैं तो राजाखेड़ा में काम करेंगे, हम बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, सैपू, सरमुत्रा, हर जगह लोगों से काम कर रहे हैं। क्यों? कि मेरे फादर का भी और मेरे दादा भी तो सबसे जुड़े हुए थे। तो व्यवहार और राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम ये जो अपना संस्था चला रहे हैं, ये भविष्य के लिए कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या बोला साहब कि हम 2008 से आउट ऑफ पावर है, कमियां रही हैं सब, कुछ भी परिस्थितियां भी थी, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन लोगों के बीच में फिर भी जिंदा रहे। सर कितनी आपने एमएलए और विधायक और सांसद देखे होंगे, सॉरी विधायक और सांसद और मंत्री देखे होंगे, जो एक बार हारने के बाद भी दूसरी बार लड़ नहीं पाते साहब। क्यों? कुछ तो रीजंस होते हैं ना, डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। हमारा क्या रहा साहब, हम 8 हारे थे, 13, फिर 17 का उपचुनाव भी हम हार गए थे, बट फिर भी सब काफी वोट पड़े। फिर 18 में मेरे फादर का ठीक है सीट बदली, फिर भी सब 62,000 वोट पड़े 12 दिन में, ठीक है। और इस बार हम राजाखेड़ा लड़े, मैं सही कह रहा हूँ सर, पूरा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ था राजाखेड़ा में, पूरा सरमुत्रा से बाड़ी, बसेड़ी, सारे लोग आ गए थे, सब आए, हम आपके पिताजी का सपना पूरा करना है। सर क्यों हुआ वो? आज जब बिना सिंबल के भी जाते तो भी हमारा एक टच था, व्यवहार। और सिर्फ एक ही समाज में नहीं है, सब सर समाज में। तो वही देखेंगे सब आगे क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया, आपने वो अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे अरे चैनल नहीं को। साहब, आपको इसमें क्या समय है, आपने बुलाए, हम आएंगे, आते रहेंगे भाई साहब। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे धौलपुर के लोगों से हमारे जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, ऐसा सच में हुआ था कि जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, उस दिन जब मैं आई थी, सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, तो कई लोगों ने मेरा चेहरा पहली बार उसी दिन देखा था,
क्योंकि घर में एक प्रथा थी कि महिला होने के नाते हम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते थे और वैसे भी हमारा काम सारा दिल्ली में रहता था। लेकिन उसके बाद जब ज़िम्मेदारी आई और हमने ज़िम्मेदारी सँभालना शुरू किया, तो जिस तरीके से पूरे ज़िले के लोगों ने हमें प्रेम और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ, सब लोगों के लिए। बहुत मौका दिया आप लोगों ने, हिम्मत रही मुझे कि इतना एक चुनाव हार जाने के बाद भी जब हमने सोचा कि हम संस्था चालू करें, कहाँ करें, कैसे करें, हमने संस्था यहीं चालू करी और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने समय तक संस्था हमने नहीं चलाई। अगर आज हम 40-50 गाँव गए हैं तो वहाँ के लोगों ने हमारा समर्थन किया है, खुल के हमें बुलाया और हमें प्रोत्साहित दिया है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ लेके आए हैं। तो मैं तो बस धन्यवाद दूँगी आप लोगों का और ये कहूँगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें अपने बेटा-बेटी पे। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम कहते हैं ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएँगे। धौलपुर एक ऐसा जिला बन जाएगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी यहाँ आएँगे देखने के लिए कि कितना अच्छा विकसित जिला बन चुका है। आपको भावी विधायक दिख सकते हैं हम? साहब जैसा कि हमने कहा कि जैसा कि भाई ने कहा कि जनता डिसाइड करेगी। अभी तो आप हमारे को अपने फाउंडेशन के स्तर पर काम करके दिखाने दीजिए। आपका भी भरोसा जीतने दीजिए, जनता का भी भरोसा जीतने दीजिए। देखिए फिर देखते हैं किस्मत में मुकद्दर में क्या लिखा है वैसे हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना ये दोनों ही जो जगन परिवार के एक जो विरासत है उसको आगे ले जाने के लिए संघर्षरत हैं और मैं ऐसा विश्वास है मुझे कि ये दोनों ही एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और अपने आप को और धौलपुर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जरूर ये उस काम को कर रहे हैं जिसमें वो सफलता हासिल करेंगे। तो आज फिलहाल के इतना ही। मैं अजीत परिहार कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ चंबल प्रभात धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।